वेलकम बैक टू कमशा सिक्योरिटी प्लस सर्टिफिकेशन SY0601। ये कंप्लीट ट्रेनिंग कोर्स है जो कि हम लोग कर रहे हैं और आप लोगों ने देखा होगा कि डिफरेंट वीडियोस पोस्टेड हैं हमारे चैनल के ऊपर। आज हम जो मॉड्यूल कवर करने जा रहे हैं वो है नेटवर्क अटैक इंडिकेटर्स एंड इट्स स्टिल मॉड्यूल नंबर 1। तो लेट्स स्टार्ट इट। ये हमारा मेन ब्लूप्रिंट है फॉर मॉड्यूल नंबर 1। इसके अंदर 8 मॉड्यूल्स हैं जैसे मैंने पहले बताया था। हमने सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स, कॉम्प्रोमाइज़ एंड मेलवेयर डिटेक्शन एंड एप्लीकेशन अटैक इंडिकेटर्स कवर कर लिए हैं। ये आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि नेटवर्क अटैक्स क्या होते हैं और उसके इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो नेटवर्क अटैक इंडिकेटर्स फर्स्ट ऑफ ऑल इसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक्स भी कहते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक का टू डिस्टर्ब, मैनिपुलेट और कॉम्प्रोमाइज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी। कोई भी अटैकर उसकी कोशिश होती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को रोके, उसमें किसी किस्म की ख़राबी लेके आए, सिस्टम्स को स्लो करे या कुछ भी ऐसा काम करे जिससे आपका बिज़नेस अफेक्ट हो, उसे हम डिस्ट्रप्शन ऑफ सर्विसेज कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर डिफरेंट हार्डवेयर सिस्टम्स आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स फिजिकल डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, एलिवेटर्स एंड यूटिलिटीज़ एट्सेट्रा। तो इसके अंदर दोनों में फ़र्क ये है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इट्स रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सिस्टम, सर्वर्स और ये सारी चीज़ें, वेयर एज ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी है ये फ़िज़िकल डिवाइसेस को अफेक्ट करती है। आपने वो कंसेप्ट पढ़ा होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, जिसके अंदर सारी डिवाइसेस आजकल इंटरनेट से कनेक्टेड होती हैं। अब अगर कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता है तो सेकंड लाइन जो आती है वो ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी की आती है। जितनी भी चीज़ें कंट्रोल होती हैं इंटरनेट से और वो सारे इसको अफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब जो टर्म्स हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है इसके अंदर, वो एक तो आपने देख लिया ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी है और आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जहन में रखें। अब साइबर अटैक टर्म्स को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर हमारे पास 4 मेजर कैटेगरीज होती हैं, जिसके अंदर पहली चीज़ जो हमारे पास होती है वो टारगेटेड अटैक्स होते हैं। टारगेटेड अटैक के अंदर क्या होता है कि अटैकर एक टारगेट को चूज़ करता है फॉर हिज ओन ऑब्जेक्टिव, कि ये ओके मेरे पास एक मशीन है या ये सर्वर है या ये एप्लीकेशन है या एक सॉफ्टवेयर है जो कि मिल गया और उसे फिर वो टारगेट करने की कोशिश करते हैं। वो कोई फाइनेंशियल एप्लीकेशन भी हो सकती है, वो कोई अकाउंटिंग एप्लीकेशन वगैरह, कोई HR एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन या कस्टमर डेटा, कुछ भी हो सकता है। उस किस्म के अटैक्स को टारगेटेड अटैक्स कहते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक अटैक्स होते हैं, अटैकर्स फाइंड एंड टेक्स एडवांटेज ऑफ ए वनरेबल टारगेट। कोई भी ऐसा टारगेट वो ढूंढते हैं और फिर उसके अंदर वो वीकनेस उसकी निकालने की कोशिश करते हैं जिसका उन्हें पहले नहीं पता होता। अब एक अटैक होता है कि आपको किसी एप्लीकेशन का पता है और वो फिर उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं टू टेक एडवांटेज ऑफ इट। दूसरा ये है कि आपको नहीं पता, आप उस एप्लीकेशन के अंदर गए और फिर वो ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर किस किस्म की वीकनेसेस हैं, उन्हें ये एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। उसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक अटैक। नेक्स्ट हमारे पास आता है एम्प्लीफिकेशन अटैक। अटैकर यूज़र टूल्स टू इंक्रीज मैग्नीट्यूड ऑफ द अटैक। इसके अंदर हमने वो बात की थी बॉटनेट्स की, जिसके अंदर सारे मिलके किसी एक कंप्यूटर को टारगेट या किसी एक एप्लीकेशन को टारगेट करते हैं टू इंक्रीज़ देयर पावर। एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की पावर को इंक्रीज़ करना। अब ये सारे मिल के किसी एक टारगेट को किसी एक टारगेट के ऊपर सारे एक साथ मिलकर अटैक करते हैं ताकि उसकी सर्विसेज को 100% रोक दिया जाए। और जब इस तरह का कोई चीज़ होती है जहाँ पे मिल के सारे किसी एक टारगेट को टारगेट करते हैं, उसे हम डिनाइल ऑफ सर्विस भी कहते हैं। उसे हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में। ज़ीरो डे अटैक्स होते हैं कि एक्सप्लॉयट्स नॉन वनरेबिलिटीज़ फॉर विच फिक्स इज़ नॉट येट अवेलेबल। आपके पास कोई भी एप्लीकेशन है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल किया है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में और ऑल ऑफ ए सडन आपको कुछ न्यूज़ आप फोरम्स के ऊपर या कुछ पढ़ते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये वीकनेस है जो कि एक्सप्लॉइट की जा रही है। अब जब तक उसका पैच रिलीज़ नहीं किया जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम मैन्युफैक्चरर की तरफ से या किसी सॉफ्टवेयर के वेंडर की तरफ से, उस वक्त तक वो एप्लीकेशन आपकी वनरेबल रहती है।
उससे कहते हैं ज़ीरो डे अटैक्स, क्योंकि इस तरह के हैकर्स या जो लोग एप्लीकेशंस के अंदर कोई भी किसी किस्म की वीकनेस ढूंढ रहे होते हैं, वो कॉन्स्टेंटली देख रहे होते हैं कि ये एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज़ की जा रही हैं, और फिर वो उस चीज़ को टारगेट करते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस उसे यूज़ कर रही हैं और उसके पैचेस अभी तक अप्लाई नहीं किए गए हैं, उन्हें वो टारगेट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इसके अंदर देखें तो मेन चीज़ है, आपको ये टर्म्स याद रखनी है, टारगेटेड अटैक्स, फिर अपॉर्चुनिस्टिक्स अटैक्स, फिर एम्प्लीफिकेशन अटैक्स और ज़ीरो डे अटैक्स। ओके, आगे हम देखेंगे इसके अंदर के डिफरेंट डिजिटल अटैक कैटेगरीज़ क्या होती हैं। उसके अंदर पहली जो कैटेगरी हमारे पास आती है यहाँ पे, उसे हम कहते हैं स्पूफिंग। अब स्पूफिंग का मतलब ये होता है कि impersonating a person, address or a system which enables the attacker to act as a trusted source and redirect or manipulate actions। कोई भी पर्सन जो कि वो नहीं है, वो प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि वो है, उसे कहते हैं impersonating और impersonation। enables the attacker to attack a trusted source, यानी आप किसी एक सिस्टम के अंदर नोन हैं, आप वहाँ ऑथेंटिकेटेड हैं, उन्हें पता है कि आप एक ट्रस्टेड सोर्स हैं जो कि इस सिस्टम को यूज़ कर सकता है, तो वो अपने आप को शो करने की कोशिश करेगा कि जैसे कि वो आप हैं, आपके क्रेडेंशियल्स लीक हो जाते हैं और डिफरेंट तरीक़ों से, और फिर उस चीज़ को ये लोग टारगेट करते हैं जस्ट टू टेक द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट, कि वो एक्ट करेगा एज ए ट्रस्टेड सोर्स, वो आपका रीडायरेक्ट कर सकता है किसी भी किस्म का ट्रैफिक, वो आपको ट्रस्टेड सोर्स के तौर पे आपकी मशीन को शो करते हुए डिफरेंट स्कैनिंग कर सकता है नेटवर्क के ऊपर, रीड कर सकता है, पैकेट्स कैप्चर कर सकता है, और ये सारी चीज़ें, इसे सारी एक्टिविटीज़ को स्पूफिंग कहते हैं, विच इज़ इम्पर्सनेशन एज वेल। अब इसके अंदर हम देखते हैं, हमारे पास इसके अंदर दो मेजर कैटेगरीज आती हैं, एक है आईपी एड्रेस स्पूफिंग और दूसरी आती है मैक एड्रेस स्पूफिंग। अब इसके अंदर भी आईपी एड्रेस स्पूफिंग और मैक एड्रेस स्पूफिंग, ये दोनों कीवर्ड्स हैं जिसका आपको पता होना चाहिए। आईपी एड्रेस स्पूफिंग होती है यूजिंग ए ट्रस्टेड आईपी एड्रेस फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पसेस। कोई भी आईपी एड्रेस जो आपको पता हो, वो कोई और बंदा सेम आईपी एड्रेस यूज़ करेगा विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन या फ्रॉम आउटसाइड, और वो उसे सिस्टम को चीट करने की कोशिश करेगा कि एक्चुअली ये एक फ़ेक आईपी नहीं है, ये एक ओरिजिनल आईपी है, और वही पर्सन उस एप्लीकेशन को यूज़ करने की कोशिश कर रहा है। यूजिंग फेक आईपी एड्रेस टू डिस्गाइज द सेंडर, कोई भी अपने आप को हाइड कर लेंगे एक फ़ेक आईपी एड्रेस दे के, एक्चुअली वो उस कंट्री में रिज़ाइड नहीं करते होंगे, किसी और कंट्री से आ रहे होंगे, लेकिन वो एक फ़ेक आईपी एड्रेस के थ्रू शो करने की कोशिश करेंगे कि मेरी फ़ेक लोकेशन ये है। आप उसे एक्सेप्ट कर जाते हैं और सिस्टम एक्सेप्ट कर जाता है और चल जाता है। अब इसके अंदर क्या है कि बाज़ औक़ात हमने जियोग्राफिकल लोकेशन सेट की हुई होती है कि ओनली फ्राम दीज कंट्रीज़ और फ्राम दीज आईपी रेंजेस ये एप्लीकेशन एक्सेस की जा सकेगी। अब जब इन्हें पता लग जाता है कि इट्स ओनली एक्सेसिबल फ्रॉम दीज आईपी एड्रेसेस, तो वो डिफरेंट वीपीएन या प्रॉक्सी यूज़ करते हुए अपना वो फेक आईपी एड्रेस ले लेते हैं और फिर वो उसके थ्रू उस एप्लीकेशन को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जिसे हम मैक एड्रेस स्पूफिंग भी कहते हैं। अब मैक एड्रेस होता है आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर, हर एनआईसी का और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का एक सेपरेट मैक एड्रेस होता है। अब ये लोग क्या करते हैं कि ये यूज़ कर सकते हैं कोई भी ट्रस्टेड मैक एड्रेस फॉर एक्सेस, बिकॉज अक्सर फायरवॉल्स और प्रॉक्सीज़ वगैरह को एक्सेस करने के लिए हम एक सिक्योरिटी मैकेनिज़्म रखते हैं कि हम आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस बाइंड करते हैं कि अगर ये दोनों चीज़ें मैच करती हैं, ओनली देन यू कैन एक्सेस द प्रॉक्सी सर्वर और द फायरवॉल सर्वर या किसी भी किस्म के एडमिनिस्ट्रेशन सर्वर्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सेस कर सकेंगे। अब इन्हें भी इस चीज़ों का पता होता है, ये हैकर्स को, कि ये ट्रस्टेड मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस के थ्रू सिर्फ ऑथेंटिकेशन पॉसिबल है, तो वो फिर एक मैक एड्रेस उस ऑर्गेनाइजेशन का या उस एडमिन का कॉपी करने की कोशिश करते हैं एंड देन वो उसे डिस्कनेक्ट करवाएंगे और उसके मैक एड्रेस के थ्रू इन चीज़ों को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं यूजिंग नॉन ट्रस्टेड मैक एड्रेस टू सर्कमवेंट लाइसेंसिंग। अब आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सर्वर्स ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हमने सेटअप किए हुए होते हैं जो कि लिंक्ड होते हैं माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स की तरफ, जहां हम बल्क लाइसेंसिंग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि उसे कीज़ डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर चाहिए होती हैं और उसे हम कॉन्स्टेंटली अपडेट भी कर रहे होते हैं।
अब ये लोग क्या करते हैं कि एक फेक मैक एड्रेस लेके आ जाते हैं और फिर उससे क्या होता है कि वो एक मशीन के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन का जो लाइसेंसिंग सर्वर है उसके थ्रू अपने आप का लाइसेंस और अपनी मशीन का लाइसेंस रिन्यू करने की कोशिश करते हैं। इसे कहते हैं सर्कमवेंट द लाइसेंसिंग। और यूजिंग ए मैक एड्रेस टू मास्क द आइडेंटिटी ऑफ द डिवाइस और एड्रेस, क्योंकि हर मैक एड्रेस किसी एक डिवाइस के साथ होता है, उस भी ये फेक करने की कोशिश करते हैं। ओके, नेक्स्ट डिजिटल कैटेगरी अटैक्स कैटेगरी के अंदर आता है पॉइजनिंग। अब पॉइजनिंग के अंदर भी आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि अगेन हम उसे देखेंगे कि इट्स मैनिपुलेटिंग ए ट्रस्टेड सोर्स of data enables the attacker to control the trusted source of data and redirect and manipulate the actions. अब इसके अंदर इम्पॉर्टेंट वर्ड जो यहाँ पे है वो हम कहते हैं कि कोई भी ट्रस्टेड सोर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मैनिपुलेटिंग द ट्रस्टेड सोर्स। इसका आउटकम क्या होता है? इट enables the attacker to control the trusted source of the data, और रीडायरेक्ट करते हैं या पॉइजन करने की कोशिश करते हैं उसकी एक्टिविटीज़ को। अब इसके अंदर हमारे पास जो चीज़ें सामने आती हैं उसके अंदर सबसे पहले तो आर्प कैशे पॉइजनिंग है, जिसे हम इस तरह समझने की कोशिश करेंगे कि मैक एड्रेस टू आईपी एड्रेस रेजोल्यूशन को ये अफेक्ट करते हैं। अब मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस की रेजोल्यूशन जो होती है वो होती है हमारे डीएनएस सर्वर्स के ऊपर। अब ये आप कैशे जो है उसे ये कैप्चर कर लेते हैं और फिर ये पॉइजन करने की कोशिश करते हैं जहाँ भी मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस रेजोल्यूशन होता है और वो किसी भी एक सर्विस को एक्सेस करने की कोशिश करता है। यूजिंग पॉइजन आर्प कैशे जो इन्होंने कलेक्ट कर ली होती है उसके थ्रू ये ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं किसी मलेशियस होस्ट की तरफ। अब आपको पता है कि हमारा जो डीएनएस सर्वर है उसका काम ये होता है कि आईपी एड्रेस टू डोमेन और डोमेन टू आईपी एड्रेस रेजोल्यूशन उसकी करवाता है। अब जब ये लोग इस चीज़ को पॉइजन कर देते हैं कि वो किसी के आर्प कैशे को पॉइजन कर देते हैं तो वो एक आईपी एड्रेस को किसी भी होस्ट की तरफ रीडायरेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले आप अपना एक आईपी एड्रेस रख रहे थे और उसे आप रीडायरेक्ट करवा रहे थे आपके मेल सर्वर की तरफ। अब ये लोग क्या करते हैं कि उसी आईपी एड्रेस को फर्दर रीडायरेक्ट कर देते हैं किसी एक एक्सटर्नल एंटिटी के ऊपर जो कि लुक अलाइक होती है जस्ट लाइक योर मेल सर्वर, और आपको पता भी नहीं लगता कि ये आपका एक्चुअल मेल सर्वर है या ये रीडायरेक्ट हो गया है। इसलिए इस चीज़ के ऊपर बहुत नज़र रखनी होती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है यूजिंग ए पॉइजन आर्प कैशे टू स्टॉप ए ट्रैफिक। कंप्लीटली रोक देते हैं ट्रैफिक कि वो उस तरफ जा ही ना सके, आपको वो सर्विस अनअवेलेबल शो होती है जस्ट टू डिस्टर्ब द सर्विसेज। इसके बाद जब हम ये डीएनएस कैशे के अंदर आते हैं तो डीएनएस कैशे के अंदर हम देखते हैं कि डीएनएस कैशे पॉइजनिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं और यहाँ पे आर्प कैशे पॉइजनिंग कर रहे हैं। अगेन ये दोनों वर्ड्स आपके जहन में होने चाहिए कि आर्प कैशे पॉइजनिंग क्या है और डीएनएस कैशे पॉइजनिंग क्या है। डोमेन होस्ट टू नेम टू आईपी एड्रेस रेजोल्यूशन को अफेक्ट करता है एंड देन डाइवर्टिंग ए वेबसाइट ट्रैफिक टू ए मलेशियस वेबसाइट। किसी एक वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक जाना था उसे ये रीडायरेक्ट कर देता है किसी और तरफ। तो दोनों चीज़ें आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए कि आर्प कैशे पॉइजनिंग क्या है और डीएनएस कैशे पॉइजनिंग क्या है। अब इसके अंदर हम लास्ट चीज़ ये देख लेते हैं कि डाइवर्टिंग ए वेबसाइट ट्रैफिक टू एन नॉन एग्जिस्टिंग वेबसाइट, जो हमने पहले भी कवर किया था कि उसे आपके ट्रैफिक को उस तरफ भेज देगा जहाँ पे कोई वेबसाइट एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कैटेगरी के अंदर हाईजैकिंग। अब हाईजैकिंग को हम इस तरह समझने की कोशिश करेंगे कि इट इंटरसेप्ट्स द कम्युनिकेशन बिटवीन सिस्टम्स, enables attacker to capture, manipulate and reuse the data packets। वो सेंटर में बैठ के वो कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, वो वायरशार्क भी यूज़ कर सकते हैं, वो कोई भी डेटा कैप्चरिंग एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क के ऊपर इन ऑर्डर टू कैप्चर द पैकेट्स। अब जब उनके पास पैकेट्स आ जाते हैं तो उन पैकेट्स को या तो वो रीशेप करते हैं या उन्हें मॉडिफाई करते हैं या उन्हें चेंज कर देते हैं ताकि वो उससे अपना बेनिफिट हासिल कर सकें। अब इसके अंदर तीन मेन कैटेगरीज आती हैं आपके पास, मैन इन द मिडल, मैन इन द ब्राउज़र एंड सेशन हाईजैकिंग। अब इसे वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। मैन इन द मिडल होता है स्पूफिंग और पॉइजनिंग, exploits the real time processing of transactions, conversions and data transfer।
इसे हम ऑन पैथ अटैक भी कहते हैं। रियल टाइम प्रोसेसिंग होती है जब भी कोई ट्रांजैक्शन किसी वक्त टेक प्लेस हो रहा होता है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये उन ट्रांजैक्शंस को अफेक्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इन्होंने पैकेट्स कैप्चर किए होते हैं बीच में और ये लोग उस डेटा को चेंज करते हैं, तो आपके पास एक रॉन्ग रिज़ल्ट नज़र आता है क्योंकि ये बीच में बैठे होते हैं, डेटा कैप्चर कर रहे होते हैं और फिर उस डेटा कैप्चर को दोबारा से ट्रांसमिट करते हैं विद मॉडिफाइड थिंग्स। इस चीज़ को हम मैन इन द मिडल कहते हैं। मैन इन द ब्राउज़र होता है कि मैनिपुलेटिंग द ब्राउज़र टू कंट्रोल द सेशन इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। अब जो भी डेटा आपके पास आपके डेटाबेस से होके आ रहा है या आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी है किसी वेब बेस्ड एप्लीकेशन के ऊपर, अगर उसके पैकेट्स कैप्चर हो गए और इन्होंने मॉडिफाई कर दिए हैं, तो एक्चुअली वो इन्फॉर्मेशन आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होगी जो कि आपको होनी चाहिए। बिफोर इट शोज़ और इट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन उसे ये मॉडिफाई कर देंगे। इसे कहते हैं मैन इन द ब्राउज़र। अगेन इसे भी ऑन पाथ अटैक भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम। थर्ड ऑप्शन जो इसके अंदर आती है वो होती है सेशन हाईजैकिंग। सेशन हाईजैकिंग होती है कि स्टीलिंग द सेशन कुकी टू टेक ओवर ए यूज़र एक्टिव कंट्रोल और द एक्टिव सेशन जो उसका चल रहा होता है। अब आपको पता है जब भी आप कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे होते हैं तो उसके अंदर कुछ कुकीज़ जनरेट होती हैं जो कि आपके ब्राउज़र के अंदर सेव होती रहती हैं। अब ये वो इन्फॉर्मेशन कुकीज़ के थ्रू ले लेते हैं और वो फिर आपका एक्टिव सेशन जो इस वक्त आपका सिक्योर सेशन एक कम्युनिकेशन बना हुआ है आपके और उस वेबसाइट के बीच में, उसे ये हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। तो हाईजैकिंग के अंदर 3 मेन कैटेगरीज आएंगी, मैन इन द मिडल, मैन इन द ब्राउज़र एंड सेशन हाईजैकिंग। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस तो हमने बाकी चीज़ें देख ली हैं। हाईजैकिंग डोमेन स्पेसिफिक कंट्रोल्स के अंदर किस तरह होती है। इसके अंदर होता है कि इंटरसेप्टिंग ए कम्युनिकेशन बिटवीन सिस्टम्स एनेबल्स द अटैकर टू कैप्चर एंड मैनिपुलेट और रीयूज़ द पैकेट्स। क्योंकि ये डोमेन स्पेसिफिक है तो हम इसे देखेंगे डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर, जिसके अंदर पहले हमारे पास आता है डोमेन हाईजैकिंग। डोमेन हाईजैकिंग होती है अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन of the domain name registration taking over a legitimate website for malicious purposes। अब एक डोमेन किसी के नाम पे रजिस्टर्ड है, जैसे कि xyz.com हो गई या abc.com हो गई, कोई भी डोमेन जो किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड है उसकी ये मॉडिफाई कर देते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स और फिर उससे ये टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं वेबसाइट को, जिसके ऊपर ये अपनी इंफॉर्मेशन भी पोस्ट कर सकते हैं, उसकी डेटा भी चेंज कर सकते हैं और उसका ट्रैफिक भी डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर रीडायरेक्ट कर सकते हैं। URL स्क्वाटिंग होती है रजिस्टरिंग फॉर यूजिंग ए टॉप लेवल डोमेन, जो भी होती है जो कि किसी और नाम के किसी और के नाम पे बिलोंग करती है और वो यूज़र्स को डिफरेंट फ्रॉडुलेंट वेबसाइट्स के ऊपर लेके जाते हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ बहुत पहले जब डोमेन रजिस्ट्रेशन वगैरह शुरू हुई थी उसके अंदर लोगों ने जो भी बड़े बड़े नोन कंपनीज़ के नाम थे उसे इन लोगों ने ख़रीद लिया था। अब बाज़-औक़ात होता क्या है कि जब ये नाम ख़रीद लिए जाते हैं, आप उस वेबसाइट के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं और आपको नहीं पता कि इनका एक्चुअल URL यही है या कुछ और है, तो ये सेम नेम की वेबसाइट रजिस्टर करते हैं। आप उस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, आप समझेंगे कि टारगेट की वेबसाइट है या वॉलमार्ट की वेबसाइट है या ईबे की वेबसाइट है। उन्होंने लुक अलाइक नेम उसका रजिस्टर किया हुआ होता है या सेम नेम रजिस्टर किया हुआ होता है पहले जो कि ओरिजिनल नेम था। एक्चुअल जो डोमेन रजिस्टर्ड है उनकी वो डिफरेंट नाम के ऊपर होती है, लेकिन वो लोगों को वहाँ से एक फ्रॉडुलेंट वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं। इसे URL स्क्वाटिंग कहते हैं। टाइपो स्क्वाटिंग करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप google.com खोल रहे हैं तो आप $O की जगह $O अगर लिख गए तो उसके अंदर ये एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं इन टाइपोज़ की जो कि लोग यूजुअली टाइपोज़ करते हैं। अब इसका डेटा इंटरनेट के ऊपर मिल जाता है कि यूजुअली किस किस्म की मिस्टेक्स लोग करते हैं वाइल टाइपिंग ए वेबसाइट। हॉटमेल है, जीमेल है, याहू है, तो फिर वो उसकी डोमेन रजिस्टर करके सेम लुक अलाइक वेबसाइट लॉन्च कर देते हैं और बाय मिस्टेक अगर आप वो गलत एड्रेस टाइप करते हैं वो आपको एक लुक अलाइक वेबसाइट पे ले जाएगा। वहाँ पे वो आपके यूज़र नेम, पासवर्ड और डिफरेंट डिटेल्स कैप्चर कर सकता है। तो इसके अंदर आपको वर्ड्स डोमेन हाईजैकिंग, URL स्क्वाटिंग एंड टाइपो स्क्वाटिंग अपने जहन में रखनी है ताकि आप जब एग्ज़ाम लेने जाएं तो ये कंसेप्ट आपके क्लियर हों। अब हम डिनाइल ऑफ सर्विस के ऊपर जाएंगे। डिनाइल ऑफ सर्विस होता है
ओवर यूटिलाइजिंग सिस्टम रिसोर्सेज enables the attacker to make resources unavailable for their intended use. इनका मेन टारगेट ये होता है कि वो इतना ज़्यादा बिज़ी कर देते हैं सिस्टम्स को कि वो परफॉर्म ही नहीं कर पाते कि उन्हें एक्चुअली क्या करना था, या मिल के इतना ज़्यादा अटैक उसके ऊपर आता है कि कंप्यूटर या वो सर्विस उसे प्रोसेस करने के काबिल नहीं रहती और सर्विसेज अनअवेलेबल हो जाती हैं। इन द मीन टाइम ये लोग टेक ओवर कर लेते हैं और फिर उसे अपने हिसाब से यूज़ करने की कोशिश करते हैं। इसे फर्दर समझने के लिए हमें पता होनी चाहिए चीज़ें लाइक डिनाइल ऑफ सर्विस, ट्रांसमिटिंग मेल फॉर्म्ड पैकेट्स ऑफ अनयूजुअल रिक्वेस्ट, शटिंग डाउन ए स्पेसिफिक सर्विस और ए रिसोर्स। कैप्चर पैकेट कर लिए, उसे एक डिफरेंट फॉर्म में बना दिया। उससे क्या होता है कि जब वो पैकेट्स किसी भी कंप्यूटर के ऊपर पहुंचते हैं वो उसे समझ नहीं सकता है और उस तरह सर्विस अनअवेलेबल हो जाती है। तो ये है डिनाइल ऑफ सर्विस। सेकंड होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, मैसिव वॉल्यूम ऑफ सर्विस रिक्वेस्ट फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। फॉर एग्जांपल बॉट्स की तरफ से आती हैं, जो कि बॉटनेट एक होता है जो कि इन्हें कंट्रोल कर रहा होता है। शटिंग डाउन रिसोर्स और ए सर्विस लेजिटिमेट कॉज और कॉजिंग डाउनस्ट्रीम डिग्रेडेशन एंड मेल फंक्शन ऑफ कॉम्प्रोमाइज बॉट्स। सारे मिल के अटैक करने की कोशिश करते हैं एक सर्विस के ऊपर। जब एक साथ मिल के बहुत सारी मशीन्स टारगेट करती हैं, चाहे वो स्केजुअल्ड हों या नॉन स्केजुअल्ड हों या किसी एक स्केजुअल्ड टास्क के थ्रू ट्रिगर हो रही हो या पीछे उनका मॉन्स्टर बैठा इन्हें कंट्रोल कर रहा हो, इस पूरे हर्ड को एक बॉटनेट कहते हैं और ये मिलके किसी एक सर्विस के ऊपर टारगेट करते हैं। इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे देखते हैं कि वायरलेस अटैक्स क्या होते हैं। The objective of a wireless attack is the disruption, manipulation और compromise of wireless transmission of devices. अब आपको पता है कि आजकल ज़्यादातर डिवाइसेस वायरलेस हैं, चाहे वो हम डिफरेंट डिवाइसेस अपने घर के अंदर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हों या हमारे कंप्यूटर हों या डिफरेंट लैपटॉप्स, टैबलेट्स और ये सारी चीज़ें। अब क्योंकि एक वायरलेस ट्रांसमिशन होता है, पैकेट सारे वायरलेसली ट्रांसमिट हो रहे होते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका ख्याल रखना होता है, क्योंकि उन सारी प्रोटोकॉल्स को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है टू कैप्चर द पैकेट्स, कैप्चर द इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिकेशन रिलम और ये सारी चीज़ें कैप्चर की जाती हैं जिसके थ्रू वो आइडेंटिफाई करने की या देखने की कोशिश करते हैं कि इस नेटवर्क के ऊपर किस किस्म की कम्युनिकेशन हो रही है। अब उसके अंदर सबसे पहले जो आता है वो चीज़ आती है एक्सेस, विच इज़ ए ऑथेंटिकेशन एक्सप्लॉइट, अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू एन एंड यूज़र डिवाइस, क्योंकि ये एक्सप्लॉइट करते हैं आपके वायरलेस कम्युनिकेशन को। इसे हम इसके अंदर जो पहली चीज़ समझने की कोशिश करेंगे वो एक कम्युनिकेशन है थ्रू द ब्लूटूथ डिवाइसेस। जो भी हम जिस भी डिवाइस को हम ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उसके अंदर पहली चीज़ जो हमारे पास आती है वो ब्लू जैकिंग है। ब्लू जैकिंग होती है ब्लूटूथ डिस्कवरी, enables the attacker to send unsolicited unwanted messages to the Bluetooth device। अब कोई भी किसी किस्म के मैसेजेस जो आप किसी भी ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइस के ऊपर भेजने की कोशिश करते हैं टू गेट ए रिस्पॉन्स फ्रॉम इट एंड टू चेक द वीकनेसेस इन इट, टू टेक कंट्रोल ऑफ इट, इसे ब्लूटूथ डिस्कवरी के अंदर हम लेके आते हैं कि ब्लू जैकिंग का नाम इसे दिया गया है। ब्लू स्नार्फिंग होती है कि ब्लूटूथ ऑथेंटिकेशन, डिस्कवरिंग कनेक्टेड डिवाइसेस, जो भी आपके आसपास ब्लूटूथ की डिवाइसेस नज़र आ रही हैं उन्हें डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। अब उसके अंदर इट्स एंटायरली अप टू यू कि आप अपनी ब्लूटूथ डिवाइसेस को किस तरह सिक्योर बना रहे हैं। अब उसके अंदर सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप अपनी डिवाइसेस को बिला वजह एक डिस्कवरेबल मोड के अंदर नहीं रखते हैं। आप सिर्फ उसके साथ एसोशिएट करते हैं, अपनी जिस डिवाइस को एसोशिएट करवाना है उसके बाद आप उसे अनडिस्कवरेबल कर देते हैं, क्योंकि वो उसके साथ नाउ पेयर हो चुकी होती है। अब बहुत सारे लोग ये करते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट उसके ऊपर कोई पासवर्ड नहीं होता। अगर आप उसके ऊपर कोई पासवर्ड नहीं रखते हैं, ये ओपन है या वीक है, तो वो डिवाइसेस ईज़िली कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती हैं, क्योंकि कोई भी उनसे कनेक्ट कर सकता है। अब मोबाइल फ़ोन्स के अंदर ये है कि अगर ये डिवाइसेस ओपन है और आपने किसी किस्म का उसके ऊपर सिक्योरिटी नहीं लगाई हुई है,
तो उससे क्या होता है कि कोई भी इन डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है, और अगर आपकी मोबाइल डिवाइस है तो आपका सारा डेटा, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके मैसेजेस, इवन आपकी जो फ़ोटो गैलरी और सारी इंफॉर्मेशन है वो उसके थ्रू एक्सेस की जा सकती है। थर्ड चीज़ है NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, और NFC भी इसे कहते हैं बम्प। अब इसके अंदर ज़्यादातर जो आजकल क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड्स हैं वो NFC एनेबल्ड होते हैं। इसका मतलब होता है कि आप कहीं भी परचेज़ करने जाते हैं, आप वो POS के ऊपर आप कनेक्ट करते हैं अपना कार्ड, वो जैसे ही उसके ऊपर इन क्लोज कॉन्टैक्ट आता है, ट्रांजैक्शन होता है और पैसे आपके कार्ड से कट जाते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, जो अटैकर्स होते हैं वो उनके पास NFC एनेबल्ड डिवाइसेस होती हैं, वो आपके करीब से गुजरेंगे और आपके अगर वॉलेट पीछे आपने अपनी पॉकेट में रखा हुआ है या आपकी साइड पॉकेट में है, वो इतने करीब से गुजरेंगे कि उनका कम्युनिकेशन इसके साथ होता है और ऑटोमेटिकली एक ट्रांजैक्शन हो जाता है। इसे हम कहते हैं NFC और नियर फील्ड कम्युनिकेशन बम्प। तो इसके अंदर ब्लू जैकिंग, ब्लू स्नार्फिंग एंड NFC, ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। अब आगे हम देखते हैं वायरलेस अटैक कैटेगरीज के अंदर सेकंड आती है स्पूफिंग, इम्पर्सनेटिंग ए वायरलेस डिवाइस, क्वाइट डेडली। ज़्यादातर आपके घर के आसपास जो वाईफाई डिवाइसेस हैं जो कि कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं वो इसी ईवल ट्विन के थ्रू होती हैं। इट enables the attacker to act as a trusted source to redirect or manipulate actions। अब इसके अंदर ये अटैकर्स क्या करते हैं कि ये लोग एक ईवल ट्विन बनाते हैं, रोग एक्सेस पॉइंट विद सेम SSID। SSID होता है आपके वायरलेस नेटवर्क का नाम। जैसे आपने अपने वायरलेस नेटवर्क का नाम कोई भी नेटवर्क नेम रखा हुआ है, अपने घर का नाम, अपना नाम, या कोई भी ऐसा नाम जिसके थ्रू आपका वायरलेस नेटवर्क एक्सेसिबल होता है। नाउ उस वायरलेस नेम के थ्रू आप उस डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करते हैं, यानी आप अगर अपने घर में अपने कंप्यूटर को, लैपटॉप को या मोबाइल डिवाइस को एसोशिएट करना चाहते हैं वायरलेस एक्सेस पॉइंट के साथ, तो उसका नाम आ रहा होता है, आप उसे डबल क्लिक करते हैं, अपना पासवर्ड डालते हैं एंड यू आर एसोशिएटेड विद दैट डिवाइस। अब ये लोग क्या करते हैं कि आपके सेम नेटवर्क नेम का एक SSID ब्रॉडकास्ट करते हैं। SSID वही नाम होता है जो आपके वायरलेस नेटवर्क का नाम होता है, उसका एक टेक्निकल नेम SSID है। अब वो आपका सेम SSID आपसे ज़्यादा पावर से ट्रांसमिट करते हैं उस रेंज के अंदर। अब उसके अंदर एक तरीका होता है कि उसके अंदर आपको डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है आपके अपने वायरलेस एक्सेस पॉइंट के साथ, और जैसे ही आप डिस्कनेक्ट होते हैं ये अपना SSID ब्रॉडकास्ट करेगा। आप जब ऑथेंटिकेट करने की कोशिश करेंगे, ऑफ कोर्स आपका कंप्यूटर उस SSID को पकड़ेगा पहले जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, क्योंकि इनके SSID की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा पावर के साथ उसे अपने सिग्नल्स को सेंड करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ यू बीइंग ऑथेंटिकेटेड ऑन योर वायरलेस एक्सेस पॉइंट, आप इस रोग नेटवर्क के ऊपर ऑथेंटिकेट होने की कोशिश करते हैं। जब आपका कंप्यूटर ऑथेंटिकेट करने की कोशिश करता है, ये उस वक्त आपके पैकेट्स कैप्चर कर लेते हैं जब आप यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं। जब यूज़र नेम पासवर्ड उन्हें एक दफ़ा मिल गया, वो ऑफ़ कर देते हैं वो जो आपका पैकेट इन्होंने कैप्चर किया है, फिर ये उसे डिसाइफर करते हैं इन ऑर्डर टू नो योर पासवर्ड। सो ये पूरी टेक्निक होती है बिहाइंड एन ईवल ट्विन। enables the attacker to trick the user to connect a lookalike SSID जो सेम होता है, लग रहा होता है कि वो ये उसे ये करने की कोशिश करते हैं, और फिर उसके बाद कैन impersonate और कैप्टिव पोर्टल टू कैप्चर द क्रेडेंशियल्स, आपके यूज़र नेम पासवर्ड एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। कैन बी यूज एज ए स्टेपिंग स्टोन टू ए मैन इन द मिडल अटैक्स, क्योंकि इन्होंने बीच में बैठ के आपका वो पैकेट कैप्चर कर लिया और अब ये कोशिश कर रहे हैं कि ये आपका यूज़र नेम पासवर्ड या आपकी जो भी कम्युनिकेशन होती है उसके अंदर उसे वो देख लें। अब आप ये भी देखें कि जब अगर कोई एक आपका यूज़र नेम पासवर्ड एक्सेस कर जाता है फॉर योर वायरलेस एक्सेस पॉइंट या आपकी वायरलेस डिवाइस का, तो बाद में वो आपके वायरलेस डिवाइस की एडमिन कंसोल को भी एक्सेस कर सकता है। वो उसके अंदर जितने और डिवाइसेस भी कनेक्टेड हैं उन्हें भी एक्सेस कर सकता है, और ये पूरा लॉग वहाँ से निकाल सकता है आप किन वेबसाइट्स को एक्सेस कर रहे हैं। और अक्सर ये होता है कि हमारे वायरलेस नेटवर्क के ऊपर, बच्चों की डिवाइसेस के ऊपर आपने कोई पासवर्ड नहीं लगाया होता है, और इस एक्सेस पॉइंट को अब एक्सेस होती है उस डिवाइस के ऊपर, तो उसके थ्रू ये उस डिवाइस का भी सारा डेटा वहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। अगला हमारे पास आता है स्निफिंग।
अब स्निफिंग को हम समझने की इस तरह कोशिश करेंगे कि इट्स कैप्चरिंग द वायरलेस पैकेट्स, enables द अटैकर टू eavesdrop, मैनिपुलेट और रीयूज़ द पैकेट्स। जो भी इन्हें पैकेट बीच में मिलते हैं उन्हें ये रीयूज़ करने की कोशिश करते हैं। अब इसके अंदर पहली जो कैटेगरी हमारे पास आती है वो है रीप्ले। रीप्ले इज कैप्चरिंग और रीयूजिंग द पैकेट्स। जो भी इन्होंने पैकेट्स कैप्चर किए उसे रीयूज़ करने की कोशिश करते हैं। उसके अंदर आपका ऑथेंटिकेशन डेटा भी हो सकता है और ये वो पैकेट्स को कॉन्स्टेंटली सेंड कर सकते हैं किसी भी डिवाइस के ऊपर जो कि एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पैकेट से ज़्यादा होंगे, दैट वुड कॉन्स्टेंटली एक डिनाइल ऑफ सर्विस की तरफ चीज़ लेके जाती है। सेकंड है आईवी अटैक्स। इट्स कैप्चरिंग द वीक इनिशियलाइजेशन वेक्टर होता है। अगर किसी को आईवी अटैक की नॉलेज होती है तो वो ये जो डेटा पैकेट्स जो कैप्चर करते हैं उसे ये डिक्रिप्ट करके डेटा को वहाँ से समझने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आईवी अटैक के बाद आता है RFID ईव्सड्रॉपिंग, इंटरसेप्टिंग एंड कम्युनिकेशन बिटवीन RFID टैग्स एंड रीडर्स। इसके अंदर क्या होता है कि इंटरसेप्शन, मैनिपुलेशन एंड रीयूज़ ऑफ डेटा। RFID टैग्स आप डिफरेंट चीज़ों के अंदर देखते हैं, स्पेशली जब आप कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो ज़्यादातर जो आपकी परचेज़ होती है या उस प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं वो RFID के अंदर होती हैं। तो अब RFID और उस टैग के बीच में भी जो कम्युनिकेशन होती है उसे भी ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके बाद जो हमारे पास आता है वो है डिनाइल ऑफ सर्विस। अब डिनाइल ऑफ सर्विस के अंदर हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। उसके अंदर हम ये देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरवेलमिंग सिस्टम रिसोर्सेज। आपकी रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा कर देते हैं, इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स उसके ऊपर आता है कि एनेबल्स द अटैकर कि वो सर्विस को अनअवेलेबल कर दे। सेंड लोड्स एंड लोड्स ऑफ डेटा टू एनी स्पेसिफिक डिवाइस। इसके अंदर पहली कैटेगरी हमारे पास आएगी जैमिंग। अब जैमिंग है ओवरवेलमिंग वायरलेस फ्रीक्वेंसीज विद ए इललेजिटिमेट ट्रैफिक। इतना ज़्यादा उसके ऊपर भेजेंगे इट बिकम्स अनअवेलेबल फॉर लेजिटिमेट ट्रैफिक, कि आपका जो असल ट्रैफिक आ रहा है उसमें और इसमें फ़र्क ही नहीं रहता, इन्हें पता ही नहीं रहता कि किस तरफ जाना है, इसे कनेक्ट करना है कि नहीं करना है। डिवाइसेस डिसकनेक्टेड होती रहेंगी और फिर इतनी ज़्यादा वो बिजी हो जाता है वायरलेस एक्सेस पॉइंट की या तो वो आपको कनेक्ट नहीं करने देता, या अगर आप उसके साथ कनेक्ट भी हो जाते हैं तो डेटा ट्रांसफ़र और चीज़ें इतनी स्लो होती हैं कि आप कुछ कर नहीं सकेंगे। डिसएसोसिएशन और डी ऑथेंटिकेशन अटैक भी इसे कहते हैं। उसके अंदर वही है जैसे मैंने आपको बताया था ईवल ट्विन के अंदर कि वो आपको फोर्सफुली डिसकनेक्ट कर देते हैं और डी ऑथेंटिकेट कर देते हैं अपने ही वायरलेस एक्सेस पॉइंट से। डिवाइस कंटिन्यूअली नॉक्ड ऑफलाइन हो जाती है, या तो वो अपीयर ही नहीं होगी या वो टोटली उनके कंट्रोल में चली जाती है, जिसे हम ईवल अटैक के ईवल ट्विन के अंदर भी हम कवर कर चुके हैं। ओके, सो डिसएसोसिएशन एंड जैमिंग। ओके, लास्ट स्लाइड जो आज की हम कवर करेंगे वो है कोड और स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन। अब ये हैंड्स ऑन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप सिक्योरिटी के अंदर हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं जो कि डील करती है, या आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, तो इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू बी गुड एट दीज थिंग्स। जिसके अंदर पहली चीज़ आती है कि आपको ये सारी लैंग्वेजेस जैसे पाइथन है, पावरशेल है, बैश है, मैक्रो है या VBA है, इसके अंदर अच्छा होना चाहिए ताकि आप लोगों को समझ सकें बेहतर कि अटैक किस किस्म का आ रहा है। अब कोड एंड स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल कोड को हम डिफाइन करते हैं जैसे कोड आर इंस्ट्रक्शंस कंपाइल्ड इनटू ए प्रोग्राम। अब इसके अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस आती हैं सच एज जावा, C++, विजुअल बेसिक है एट्सेट्रा। ये इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करती हैं किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, और डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं तो किसी किस्म का भी अटैक या मलेशियस कोड एग्जीक्यूट करने के लिए। तो स्क्रिप्ट को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। स्क्रिप्ट इज़ एन इंटरप्रेटेड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मेन पर्पस ऑफ द स्क्रिप्ट जो भी इसके अंदर लिखा जाता है, जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं PHP लैंग्वेज या जावा स्क्रिप्ट एट्सेट्रा,
ये यूज़ होता है टू कंट्रोल अदर एप्लीकेशंस। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस अगेन यूज़ की जाती हैं किसी भी किस्म का अटैक क्राफ्ट करने के लिए या मलेशियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। अब हमारे पास इसके अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस आ जाती हैं, जिसके अंदर पाइथन है, पावरशेल है, बैश है, एंड हमारे पास मैक्रो एंड देन VBA। नाउ पाइथन क्या है? पाइथन इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसकी आपको पता है कि लाइब्रेरीज़ बहुत अवेलेबल हैं, बहुत ईजी है समझना, और बहुत सारी इसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर अगर कोई इसे सीखना चाहता है। बहुत सारे जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं वो पाइथन को यूज़ करना पसंद करते हैं, क्योंकि डिफरेंट किसी किस्म के अगर उन्होंने मेलवेयर एनालिसिस करने या स्कैनिंग करनी है या पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी है, उन सब के लिए पाइथन हैवीली यूज़ होती है। और ये एक फेवरेट लैंग्वेज है किसी भी अटैकर के लिए कि वो पाइथन लैंग्वेज यूज़ करे और उसके ऊपर ये डिफरेंट कोड्स वगैरह अपने एग्जीक्यूट करते हैं। अब आपको पता है कि पावरशेल जो है ये माइक्रोसॉफ्ट की ऑटोमेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है। ये लैंग्वेज यूज़ की जाती है माइक्रोसॉफ्ट के। अब पावरशेल आपने अक्सर कंप्यूटर्स के अंदर देखा होगा, जो भी विंडोज़ 10 और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम लेटेस्ट आ रहे हैं उसके अंदर उन्होंने अपग्रेड कर दिया है नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट को पावरशेल के ऊपर। ये 2006 में रिलीज़ किया गया था, और डिफ़ॉल्ट ऑटोमेट करने के लिए बैच प्रोसेसिंग को और कस्टमाइज सिस्टम मैनेजमेंट टूल्स वगैरह इसके अंदर यूज़ होते हैं। आपको इसकी बहुत इंफॉर्मेशन पावरशेल की मिल जाएगी इंटरनेट के ऊपर। रियली एन इंटरेस्टिंग थिंग टू लर्न। आप बहुत सारे ऑपरेशंस अपने जो कि आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के ऊपर करते हैं, आप कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर ऑलमोस्ट एवरीथिंग आप पावरशेल के अंदर कर सकते हैं। अगेन ये अटैकर्स जो हैं इसे यूज़ करते हैं टू हाईजैक द रिसोर्सेज एंड स्टफ। प्लस पावरशेल यूज़ होता है किसी भी किस्म का लोकल स्क्रिप्ट रन करने के लिए कंप्यूटर के ऊपर, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स रन करने के लिए, इवन पेलोड्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, बिकॉज कमांड लाइन पे है और बहुत सारी इसे एलिवेटेड प्रिविलेजेस होती हैं। इसके बाद हमारे पास आता है बैश। अब बैश जो है, जैसे कि आपको पता है कि ये लिनक्स बेस्ड है, यूनिक्स और लिनक्स बेस्ड है, कमांड लाइन टूल है। इसके अंदर भी यही होता है कि ये यूज़ किया जाता है रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए, इंट्रूजन डिटेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन और पेनिट्रेशन टेस्टिंग वगैरह के लिए हम लोग बैश को यूज़ करते हैं। क्योंकि ये लिनक्स के ऊपर है, वो सर्वर्स और मशीन यूज़ की जाती हैं टू ऑटोमेट दी टास्क एंड टू परफॉर्म अटैक्स। नाउ मैक्रोज़ को का आपको पता होगा अच्छी तरह, जो भी वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट ये चीज़ें यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम डिफरेंट एप्लीकेशंस या कोड्स वगैरह लिखते हैं, क्योंकि ये इमिटेट कर सकता है की स्ट्रोक्स और माउस एक्शंस वगैरह को। तो हम बहुत सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट वगैरह के अंदर। मैक्रोज़ जो हैं वो रिकॉर्ड कर लेते हैं कोई भी एक्शंस को, और API फंक्शंस के थ्रू ये की स्ट्रोक्स, माउस या मूवमेंट्स वगैरह को करते हैं, और ये किसी भी एक VBA एनवायरनमेंट के अंदर मूव करता है। अब मैक्रोज़ इनफैक्ट सॉफ्टवेयर उसके अंदर वो डिफरेंट उसके अंदर एनॉमलीज पैदा कर सकते हैं। जैसे ही वो एक डॉक्यूमेंट ओपन होगा ये साथ रन कर जाते हैं, और उसे रन करने के साथ ही ये कोई भी एक डिफरेंट मेल फंक्शन आपके कंप्यूटर के अंदर कर सकते हैं। VBA जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की एक प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इट यूज़ टू राइट द मैक्रोज़, और ये एक एडिशनल फंक्शनैलिटी वगैरह देता है, जैसे पॉपअप मैसेजेस वगैरह आपकी स्क्रीन के ऊपर शो होते हैं, वो सारे VBA के ऊपर होते हैं। अब VBA जो है ये ऑलमोस्ट कोई भी चीज़ आपके सिस्टम के ऊपर कर सकता है, आपकी एप्लीकेशन के अंदर कर सकता है। इवन VBA कोड यूज़ किया जाता है रैंसमवेयर, स्टीलिंग डेटा, ईमेलिंग इटसेल्फ टू योर कॉन्टैक्ट्स, कुछ भी ये कर सकता है कि ये अपने आप को एग्जीक्यूट करता है। क्योंकि नेटिव है विंडोज़ के ऊपर, वो इसे रिकग्नाइज़ करते हैं, तो वो डिफरेंट मैक्रोज़ वगैरह इसके ऊपर लिख के किसी भी किस्म की फ़िशिंग टेक्निक कर सकते हैं। अब इसे हम इस तरह समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे कोई अटैकर है वो एक पावरशेल के ऊपर अपने आप को हाइड कर लेता है पावरशेल के अंदर। अब एक वो आपको ईमेल करेगा, एक भी वर्ड डॉक्यूमेंट भेजेगा या कुछ भी, उसके अंदर एक VBA स्क्रिप्ट लिखा हुआ होगा। जब वो आपको ईमेल रिसीव होगी, आप वो डॉक्यूमेंट खोलेंगे। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट खोलेंगे, वो एक एलिवेटेड प्रिविलेज के ऊपर पावरशेल को खोलेगा। जब वो पावरशेल को खोल देगा तो वो किसी भी किस्म का कोड वहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकता है।
ये मेन डिफरेंस है इन सारी लैंग्वेजेस के अंदर, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज इन सारी लैंग्वेजेस के ऊपर होनी चाहिए ताकि आप कोड या स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन को अच्छी तरह समझ सकें। दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। नेटवर्क अटैक इंडिकेटर्स हमने कवर कर लिए हैं। अब मैं हमेशा की तरह जितने भी कीवर्ड्स थे इसके अंदर वो सारे मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गो थ्रू इट वेल, मेक श्योर कि आपको ये सारे कीवर्ड्स के बारे में पता हो ताकि आप जब एग्ज़ाम देने जाएं तो आपके पास ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर हों। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।